आगे जी मैम मैं जी जानना चाहूंगी, जब आपने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो शुरू में हम लोगों को लग रहा था, मतलब काफी लोगों को देखकर लग रहा था जब कि ये मायावती जी के ऊपर फिल्म है, लेकिन फिल्म हम्म, देखने के बाद पता चलेगा आपको कि ये किसके ऊपर, किसी के ऊपर भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर जी इंसान जी के ऊपर नहीं है, ये मिक्स फिल्म है। जी तो आपके ये जो इसमें इतने सारे सीन हैं, अलग अलग हैं, मुझे तो कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं उनके कुछ कुछ सीन दिखाई दिए गए, उनके विचारधारा दिखाई दिए गए। तो आपको क्या लगा फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़कर? मैं सच बताऊं तो जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे पता था कि जो जो भी ये फिल्म या तो मुझे मिलेगी या किसी दो तीन और एक्ट्रेसेस से उन्होंने शायद बात की थी, और मुझे इनमें से लगा कि शायद मैं इस पृष्ठभूमि को, बात करने के लहजे को ज्यादा समझ पाऊंगी, इस फिल्म की पॉलिटिक्स को ज्यादा समझ पाऊंगी, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी ये फिल्म करने के लिए। बट मैं अपनी बातों में गोल गोल घूम गई। आपको सवाल क्या था अपना? सॉरी, एक बार अपना आपने सवाल जब रिपीट करें। आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो जी, आपके जब जहन में मैंने क्या? स्क्रिप्ट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, अ, तो मुझे वो समय याद आया जब मैंने मसान की थी, और मुझे याद आया था कि कभी किसी बड़े पीआर के बड़े उसमें हम बैठे थे, तो ये चर्चा चल रही थी कि मसान में जो कास्ट एंगल है उसको कैसे ये किया जाए, वो किया जाए। अब वो फिल्म बाहर भी जा रही है, तो क्या लोग बाहर के कास्ट का इशू समझेंगे या कुछ। तो मैं उस फेज से आ रही थी कि अगर एक मेन स्ट्रीम निर्माता निर्देशक इस फिल्म में यकीन रखते हैं और इस फिल्म को बनाना चाहते हैं, जो कि आई थिंक पहले टी सीरीज इसमें इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ सुभाष कपूर जी थे, तो मुझे लगा कि जरूर इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये इसको बहुत सारी गालियां पड़ेगी ये भी मुझे पता था। मुझे पता था ये फिल्म करना अपने आप में एक रिस्क है, पर मुझे लगा कि एक ऐसी चीज जो है जिसके बारे में हमें और फिल्में बनानी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में आएगी। आपको एक एग्जांपल दूं तो आप भले ही कमर्शियल फिल्में ना देखते हो बिल्कुल भी, या करण जौहर के सिनेमा से वाकिफ ना हो, या इत्तेफाक नहीं रखते हो, पर आज से कुछ 10 एक साल पहले जब ये फिल्म दोस्ताना आई, तो मुझे पता है, हालांकि दोनों जो उसमें लीड एक्टर्स थे दोनों में से कोई होमोसेक्सुअल्स नहीं थे, पर जो मेरी होमोसेक्सुअल कम्युनिटी से जितनी बातचीत हुई उनमें से कईयों को ये लगा कि आ, ये जो इशू है वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में खुल के सामने आया है, जिसका अभी तक शायद कैरिकेचर की तरह मजाक बनता हो, या मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंट फिल्म सिनेमा में इसको डील करने की कोशिश की हो, कभी वाया एड्स या जैसे कि माय माय ब्रदर निखिल, या तो मुझे लगा कि मेन स्ट्रीम में ये एक चीज आई है, इस पे चर्चा होगी, इस पे बात होगी, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल 5 एक साल बाद इस चीज का फायदा होगा, क्योंकि और लोग ऐसे सोचेंगे। और मैंने इस नियत से, मुझे लगा कि इस थीम को मेन स्ट्रीम करना जरूरी है, वरना मैम, क्या होता है हम इसको एक तरफ कर देते हैं। ये जब इंडिपेंडेंट सिनेमा के मैं हर चीज का एक तरह से मेन स्ट्रीम में डिस्कशन होना जरूरी है, चाहे गलती हो, चाहे वो परफेक्ट ना हो, बट प्रोग्रेस तो है ना। हम कहीं ना कहीं इस विवाद को मेन स्ट्रीम में ले आए हैं कि इस पे चर्चा हो, रिप्रेजेंटेशन की बात हो, तो ये सारी चीजें सोच के मुझे लगा ये एक अच्छी पहल होगी। बॉलीवुड में महिलाओं को किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है? मतलब महिला अपने आप में खुद दोयम दर्जे की मानी जाती है देश में और दुनिया में, तो क्या बॉलीवुड में भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है मैम? देखिए, जहां भी पैसा और पावर एक ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं जहां टॉप पे कुछ 5 या 6 पावर ब्रोकर्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि सारे प्रिविलेज्ड होते हैं, आदमी होते हैं, तो औरतों का संघर्ष एक गिवन है। वो एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम एडिटोरियल में या ट्विटर पे डिस्कस कर सकें, बट एक ऐसी चीज है जिसको हमें डेली किसी न किसी हद तक, किसी न किसी रूप में, जिससे हमें डील करना पड़ता है।
तो ये एक सच है हमारी इंडस्ट्री का। और इसी, जिसे कहते हैं ना, सिस्टम में रहकर उसको तोड़ने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, कुछ लोग, पर वो ऐसे ही होगा, करते करते ही होगा। मैम ट्विटर पे सूरज एसके हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं कि बाबा साहिब जी के बारे में आप कितना जानती हैं फिल्म करने के बाद? क्या आपकी उनके विचारों में, उनमें रुचि बढ़ी है? और जी, क्यों आम्बेडकर जी को सिर्फ दलितों का नेता ही माना जाता है? आप यकीन नहीं मानेंगी, मुझे तो मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि जब मैंने स्कूल खत्म किया तो मुझे पता भी नहीं था कि अम्बेडकर जी दलित हैं। क्योंकि हमें स्कूल में जो प्राइमरी एजुकेशन दी गई वो ये कि ये संविधान के रचयिता हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उस तरह की ड्राफ्टिंग कमेटी, उस तरह की हमें जरूर उसके बारे में बताया गया कि ये एक बहुत पावरफुल इंटेलेक्चुअल, या पर मैं उनका कंट्रीब्यूशन केवल संविधान तक ही समझती थी। फिर कॉलेज में थोड़ा बहुत मेरा दिमाग खुला जब मैंने अपने क्लासमेट से बात करना शुरू किया। फिर मसान में मेरा दिमाग और खुला जब मुझे, क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ हमें अपना लास्ट नेम लिखने से मतलब इतना कुछ उस पे एम्फोसिस नहीं किया जाता। अ, मेरे पेरेंट्स की खुद एक इंटरकास्ट मैरिज है, तो मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था। जब फिल्म करने लगी तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, कुछ पॉलिटिकल बायोग्राफीज दी, और प्राइमरी रीडिंग के तौर पर अनाहिलेशन ऑफ कास्ट और व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू, ये दोनों लेख जो मतलब किताबें दी, तो वो मैंने पढ़ी। और सच में मुझे लगता है कि ये एक जर्नी है, और एक ऐसी चीज है जिसको मतलब समझने में मुझे इतना समय शायद इसलिए लगा क्योंकि मैं अब बस अपने प्रिविलेज से वाकिफ हो गई कि मैंने कभी सोचा नहीं कास्ट के बारे में। हालांकि हमारे हर तरफ है, आप सब कहाँ किराए पे घर लेना चाहते हैं वहाँ, मैट्रिमोनियल एड से लेकर हर चीज में हमारा स्ट्रक्चर ही इसके साथ जुड़ा हुआ है एक ऐसे हद तक, जब तक मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे हम कैसे छूटेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि फिल्म करने से मेरी समझ थोड़ी बढ़ी। और मेरी डायरेक्टर के साथ जो भी चर्चा होती थी उससे भी मुझे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो अपने टाइम पे अब पहले एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके थे, तो मैं उनसे काफी सारी चीजें पूछती थी इलेक्शंस को लेकर, किस स्टेट में किस तरह का सामाजिक वो है स्ट्रक्चर है उस चीज को लेकर। गांव, जब हम गांव में शूट कर रहे थे उस समय भी मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई। जो जूनियर्स थे जिनके साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस भी पोस्ट किए थे उनके साथ बात करते हुए, जहाँ अब ये नहीं सुन पा रहे कि हम क्या बातें कर रहे थे, पर मुझे उनकी बातों से समझ में आया गांव में कुआं किसका है, किसके घर में गाय है, किसी घर में नहीं है, कौन शो ऑफ कर रहा था कि मेरे घर में तो मट्ठी माठा और दूध है। और वो बहुत सारी चीजें मुझे फिल्म करने से समझ में आई जो मुझे पहले नहीं पता थी। और मैं अभी भी ये मानती हूँ कि मुझे बहुत कम पता है, और इस इशू के बारे में मैं और अ, समझना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये हम सबकी रियलिटी से जुड़ी है कहीं ना कहीं। आपने बोलिए। प्रिविलेज की बात की, तो क्या बॉलीवुड में भी, मतलब सब जगह तो देखा ही जाता है प्रिविलेज, तो बॉलीवुड में भी इस पर ध्यान रखा जाता है कौन किस कास्ट से आता है? नहीं, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, हम्म, मुझे तो आज तक मैंने नहीं देखा कि कास्ट की कोई भी चर्चा हुई, या जहाँ सब लोग साथ में काम करते हैं वह काफी इगैलिटेरियन रहता है बॉलीवुड अपनी फंक्शनिंग में, प्रोडक्शन में नहीं, रिलीज में नहीं, बट सेट पे जिस तरह से सब लोग साथ में आके काम करते हैं, साथ में ब्रेक लेते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में बीमार पड़ते हैं, ठीक होते हैं, लड़ते हैं, उस चीज में मुझे कास्ट नजर नहीं आई। पर किसी हद तक जिस तरह से जो प्रिविलेज है जो पास ऑन होता है, चाहे वो नेपोटिज्म की तरह देख ले तो वो कहीं ना कहीं कास्ट प्रिविलेज की तरह ही है, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता रहता है। बट जो सेट की यानी कि जो शूटिंग की जो प्रक्रिया है
जिसमें सब लोग कॉल टाइम लेके सेट पे आते हैं, फिल्म बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स में या लोगों में मुझे कभी कास्ट की चर्चा, भेदभाव कुछ समझ नहीं आया। बल्कि देखिए, आपको कुछ हद तक लिबरल दिमाग का होना पड़ेगा जब आप हर तरह के इंसान के साथ, हर तरह की सर्कमस्टेंस में, हर तरह की परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं, सर्दी गर्मी, आप लोग साथ में एक टीम यूनिट की तरह बन जाते हैं। शूटिंग की प्रक्रिया में मैं नहीं कह सकती कि मुझे कास्ट का कभी भी अ, उसके बारे में कोई किसी ने बात की हो, या ये पता चला हो कि हमारे निर्देशक या ये को एक्टर दलित समुदाय से है तो इनको किसी ने कुछ कह दिया, ऐसा भी कभी किसी ने कहा नहीं। बट ये सच है कि प्रिविलेज एग्जिस्ट करता है, पर वो अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करता है। मैम ट्विटर पर ही हैं संदीप एस कुमार, उन्होंने पूछा है कि लीड रोल में एक्टर को हमेशा ऊंची जाति का नाम ही क्यों दिया जाता है, यादव, मौर्य, शाक्या आदि क्यों नहीं दिखाई देते। और उन्होंने कई सारे फिल्म के पोस्टर भी शेयर किए हैं, टॉयलेट, पैडमैन, मोहनलाल ही जैसे। तो हाँ, सब में अपर कास्ट का ही क्यों नाम दिखाई देता है, और जबकि अगर कोई गरीब है या कोई गुंडा जैसा दिखाई देता है तो उसमें क्यों एक बहुजन समाज का ही व्यक्ति दिखाई देता है। ये तो बहुत अच्छा सवाल है और ये बिल्कुल लेखकों से पूछना चाहिए। और मैं आपको इसका जवाब भी दे सकती हूँ। ज्यादातर लेखक बोलेंगे कि हम इस कास्ट का इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम शुक्ला है, त्रिपाठी है, हम शर्मा है, हम वर्मा है, जो भी है, हम हम अपनी भी जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें यही पता है, तो हम इसी के बारे में लिखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे एक निर्देशक दोस्त है जिन्होंने ट्विटर पे डाला था कि मुझे डीबीए बैकग्राउंड के राइटिंग असिस्टेंट्स और उनकी जरूरत है। इसका हल हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम में से जो भी लोग इतने जागरूक हैं, जब हम प्रोडक्शन की अ, अ, जब हम प्रोडक्शन की पावर पाते हैं या फिर कोशिश करते हैं, पहल करते हैं उस तरफ, तो बतौर प्रोड्यूसर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी क्रू में हर जाति समुदाय की अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो, जेंडर ग्रुप्स की अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो, तो जाके एक ऐसा प्रोडक्ट निकलेगा जो समाज के लिए ऑथेंटिक है। वरना एक ही तरह की आवाजें डोमिनेट करेंगी। एक और है मैम, उन्होंने पूछा है कि क्या बॉलीवुड में दलित महिलाओं को कभी जगह मिलेगी। हालांकि दलित जो हीरो हैं वो भी अभी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी कभी। बिल्कुल होंगी, हमारी लाइफ टाइम में ही होंगी और हम ही करेंगे। और हम में से जो जो नई आवाजें हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जो प्रो डेमोक्रेटिक वैल्यूज रखती हैं, जो फ्यूडल आवाजों को नकारती हैं, हम ही लोग करेंगे और हमारे में से ही लोग निकलेंगे जो कि, और ये एक इशू है क्योंकि स्टिग्मा होता है बहुत बड़ा, तो बहुत सारे लोग अपने लास्ट नेम को, अपनी कास्ट को उजागर नहीं करते। मैं यहाँ भी वो चाहूंगी जो साउथ में है, जैसे पा रंजीत वगैरह, जो प्राउड कास्ट असर्शन जो है, मैं यहाँ भी चाहूंगी। अ, जी मैम आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं जी। और कई सारी हस्तियां हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन वो उन मुद्दों पे बात नहीं करती जिन पर आप करती हैं। आप जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, करंट मुद्दे हैं, उन पर आप बात करती हैं, चाहे किसान आंदोलन हो या कोई भी हो, निजीकरण हो, आप सब मुद्दों पर बात करती हैं। तो क्या बॉलीवुड में या हम भारतीय सिनेमा की अगर बात करें तो लोग क्यों खुल के इन मुद्दों पे बात नहीं करते, जबकि वो हर एक आम इंसान के जहन में, आप लोग जो भारतीय सिनेमा से जुड़े हैं वो हीरो का काम करते हैं और उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। तो जो वो फिल्मों में दिखते हैं वो रियल लाइफ में क्यों नहीं होते, और वो क्यों अपने इन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। देखिए, बाकी लोग क्या करते हैं नहीं करते उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे ये भी पता है कि आज से कुछ साल पहले तक सब लोग बात करते थे। आज से कुछ साल पहले तक पेट्रोल महंगा होता था तो सब लोग चर्चा करते थे, गैस का सिलेंडर महंगा होता था तो सब लोग चर्चा करते थे, हालांकि वो इतने करोड़पति थे कि
20 रुपए एलपीजी के सिलेंडर के भाव बढ़ने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह भी सबके सामने है, क्योंकि जो टारगेटिंग होती है, जो ट्रोलिंग वगैरह तो बहुत मामूली बात है, इसके साथ तो हमारे लिए गुड मॉर्निंग होती है ट्रोलिंग की, अरे आज कोई गाली दे रहा है उठो ट्विटर पे देखो। पर जब लोगों के परिवार होते हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, डील्स होती हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट होते हैं, फिल्में होती हैं जो छूट जाती हैं, जब कोर्ट केस, आईटी रेड, सीबीआई का डर, ईडी का डर बनाया जाता है, तो बहुत लोग चुप हो जाते हैं। अब क्या कहा जाए, ये हमेशा से ऐसा नहीं था हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, बल्कि ट्रेडिशन रहा है। चाहे वो इमरजेंसी की वक्त किशोर कुमार का गाना ना गाना हो, या हाल फिलहाल की ही बात की जाए, जैसे जिस तरह से कलाकार एक साथ जुड़ के, एक साथ आके राइट्स, इन सब के समय जो जो वीडियोस जो निकालते थे, कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं, हमारी ही लाइफ टाइम की बात है। तो आई थिंक सब लोग कंडीशन देख के, मतलब रिस्क देख के बोलने से कतराते होंगे, पर काल चक्र देखिए घूम जाएगा कभी ना कभी, तो बहुत सारे लोगों को अपनी आवाज वापस मिल जाएगी। मुझे ये पता है कि दुखी भी होते हैं, अगर नहीं बोल पाते तो दुखी भी होते हैं, फील करते हैं, आप ये भी महसूस करते हैं कि हम इस परिस्थिति में पहुंचे कैसे, हम कैसे इतने गूंगे हो गए, हम कैसे इतने पावरलेस हो गए। तो उनके आसपास सलाहकार रहते हैं जो बोलते हैं कि अरे छोड़ो ना, अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दो। मुझे कितनी बार बोला गया है, पर ये तो है, सच है, ये हमारे समय का सच है। मैम बॉलीवुड में जो हस्तियां हैं वो क्या मुद्दे देखकर उनका बंटवारा जैसा हो जाता है, जैसे कि आप हैं तो आप एक अलग मुद्दों पे बोलती हैं, कंगना रनौत हैं वो एक अलग मुद्दों पे बोलती हैं, विवेक हाँ। अग्निहोत्री जो है वो अलग मुद्दों पे बोलते हैं, सुशांत सिंह हैं वो अलग मुद्दों पे बोलते हैं। तो क्या मुद्दे देख के डिसाइड करते हैं, विचारधारा उससे डिसाइड होती है, या वो एक दो बंटवारे में बट जाते हैं बॉलीवुड की हस्तियां भी? इसका मतलब उसका सबसे ऑनेस्ट जवाब तो यही है कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं या नहीं। अ, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं अपने आप को लोकतंत्र का समर्थक अगर समझती हूँ, इक्वालिटी का समर्थक, संविधान का समर्थक समझती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरी विचारधारा में कहीं ना कहीं मैं CA/NRC को अपोज करूंगी। अगर कोई बोल रहा है कि रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए, तो उस चीज पे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे पर्सनल विचारधारा है। तो दो चीजें हैं, कुछ लोग हैं जिनकी पर्सनल विचारधारा आपकी और मेरी विचारधारा से अलग है, हम्म। और कुछ लोग हैं जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको फिलहाल कुछ फायदा हो रहा है। और और ये समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको कुछ रिसर्च करनी नहीं पड़ेगी, आप बस मतलब आप खोल के देख सकते हैं किसको कितना फायदा हुआ, आर्थिक फायदा, पुरस्कार के रूप में फायदा, इस तरह का फायदा कि फला आपको किताब चाहिए, आपको राइट्स आसानी से मिल रहे, उस तरह का फायदा, आपको शूटिंग करनी है, आपको लोकेशन नहीं मिल रही, आपको कश्मीर भेजा जा रहा है, उस तरह का फायदा। सो लोग अपना फायदा देखते हैं। तो हम एक अपॉर्चुनिस्ट समाज का हिस्सा है, जहाँ ज्यादातर लोग वो चाहेंगे कि हाँ, जब तक बात हम पर ना आए हम कुछ ना कहें। तो इसमें जो लोग फायदा देखते हैं अपना, आ, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रो एस्टैब्लिशमेंट बातें कर देते हैं। तो ये इतनी सी बात है। इसी से जुड़ा मैम अगला सवाल भी है मेरा। किसान आंदोलन अभी बहुत चल रहा है और मतलब पिछले साल से ही चल रहा है। गर्मी में, सर्दी में किसान जो हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे में कई सारे जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी आवाज उठाई, यहाँ तक हॉलीवुड ने भी उठाई, लेकिन बॉलीवुड में वो नहीं दिखा जो उठाना चाहिए। उन्हीं के देश की बात हो रही है, तो इसमें क्या वजह आपको दिखाई देती है? आ, पहली बात तो सबसे बड़ी वजह ये है कि हॉलीवुड एक ऐसे देश में है जहां अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जुडिशरी
इस चीज का महत्व है। एक ऐसे देश में है जहां मेरिल स्ट्रीप जैसी अदाकारा एक सिटिंग प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल उठा सकती है, रॉबर्ट डिनीरो उनको गाली तक देने की हिम्मत और फ्रीडम रखते हैं। वो सही है या गलत है वो एक अलग बात है, पर उनमें इतना उनके पास फ्रीडम है कि वो बोल सकते हैं। उनके घर पे कोई ये पेप्सी के अंदर पेट्रोल डाल के आग नहीं जलाता, उनकी गाड़ी के कोई शीशे नहीं तोड़ता, उनके ऊपर रेड नहीं होती। तो वो एक फुली फंक्शनल डेमोक्रेसी है। हाँ, हो सकता है वहाँ वहां पे भी अपनी तरह का करप्शन होगा और लॉबिंग होगी, प्रोपेगेंडा होगा, मिस इन्फॉर्मेशन होगा, जैसा यहाँ पे है। जाहिर सी बात है वहां पे भी होगा, पर कम से कम वहां इतनी फ्री मीडिया बाकी है जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो उनकी बात को बिना एजेंडा, बिना साइड लिए सामने रख सके। हमारे पास यहाँ वो चीज नहीं है। हमारे पास यहाँ हम अभी इतने बुरे हाल में है कि लोग गाली खा के भी माफी मांग लेते हैं। तो फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं 2 साल पहले कुछ अली के साथ बाहर गई थी, उनका कुछ काम था हॉलीवुड में, तो मैं भी गई थी। मैं कल्चर को समझना चाहती थी। तो ये है अभी 2019 की शुरुआत की बात है। तो 2018 में आप जानती है वहां मीटू मूवमेंट हुआ, हार्वी वाइनस्टाइन का नाम आगे आया, हॉलीवुड की बहुत सारी बातें सामने आई जो हमें नहीं पता चलती। तो मैं एक विमेन इन हॉलीवुड सेमिनार अटेंड करने गई, जहां वो लोग बात कर रहे थे कि हालांकि जिन औरतों ने आरोप लगाए हैं वो सब ऑस्कर विनर्स हैं, बहुत नामी गिरामी मिलियनेयर एक्ट्रेसेस हैं जो पावरफुल हैं, उनको इतना समय लगा आगे आने में क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। बड़े स्टूडियोज नहीं सपोर्ट करते, या जो भी औरतों पे विक्टिम शेमिंग होती है, लोग बोलते हैं पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं, आप जीत गई हैं ऑस्कर तो कुछ भी बोलेंगी, वगैरह वगैरह जो भी। वहां पे जो फीमेल सेमिनार में मैं जहाँ गई थी, वहां वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि अपनी बोल चाल में जेंडर्ड वोकैबुलरी का किस तरह इस्तेमाल ना करें ताकि किसी को छोटा महसूस ना हो। वो ये बातें कर रहे थे कि ओ माय गॉड शी इज हाइपर सेंसिटिव, शी इज मेंस्ट्रुअल, शी इज हैविंग एन एंजाइटी अटैक। कैसे इन चीजों को सेक्सिस्ट लोग जोड़ते हैं औरतों की पीरियड साइकिल के साथ, वहां कुछ भी, मतलब इस लेवल पे बात चल रही थी कि जेंडर्ड वोकैबुलरी को हम कम करेंगे। और जो सामने जो औरतें ये बातें रख रही थी वो सारी ऑस्कर विनर्स थी, एक एनिमेटर थी, एक प्रोड्यूसर थी, एक डायरेक्टर थी। तो ये सब इतने अचीवमेंट वाले लोग बैठ के ये बात कर रहे थे कि अपनी भाषा से कैसे सेक्सिज्म को हटाया जाए। तो जब हम हॉलीवुड और बॉलीवुड को कंपेयर करते हैं तो हमें जो फासला है ना वो नजर आ जाता है। हम जेंडर्ड वोकैबुलरी जैसे आइडियल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से इतना दूर हैं अभी कि हमें बेसिक्स करेक्ट करने पड़ेंगे। मैम कुछ सवाल अब हम सोशल मीडिया से ले लेते हैं, हम अपनी बात यहाँ खत्म करेंगे। जी। कैलाश जी ट्विटर पर सवाल करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति मुखर होने से क्या आपके जीवन में अभी कुछ मुश्किलें सामने आई हैं? अगर टू स्पीक वेरी कैंडिडली, एक मुश्किल तो आई है सामने, और ये बहुत ही मतलब पर्सनल बात है। मैं बिल्कुल रिलीजियस नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह के रिचुअल में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं अपने आप को स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक मानती हूँ, और मैं एक हिंदू घर में पैदा हुई, और मुझे जो बचपन से सिखाया गया उसमें कहीं भेदभाव या किसी चीज की बात नहीं थी। पर अगर मैं इस चीज की डिटेल में जाऊं तो मेरी कास्ट असर्शन से मैं ये कह रही हूँ, ना कहते हुए भी, कि कुछ लोग मुझसे कम हैं, मुझसे हीन हैं, मुझसे नीचे हैं। तो वो जो एक डिलेमा है वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे मेरी लाइफ में जरूर आया है, और मैं कहीं ना कहीं इसका आंसर ढूंढ रही हूँ। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन समझते हैं, डिवाउट क्रिश्चियन, कुछ यहाँ के हैं कुछ विदेश के हैं, और उन वो
लिबरल लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। तो मैंने उनसे इसी संदर्भ में बात की कि क्रिश्चियनिटी में जो होमोसेक्सुअलिटी पे जो ओपिनियन है, हाउ डू यू मैरी दैट विद योर फेथ? सो इट्स वेरी ट्रिकी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक डिलेमा नहीं कह सकते, एक अवेयरनेस आई है मुझ में। और ये अवेयरनेस आते आते समय लगता है, इसके साथ कुछ अनुभव भी होने होते हैं। तो ये जरूर, हाँ, ये एक चेंज आया है मुझ में। मैं इसके बारे में बहुत सोचती हूँ। रामचंद्र वाल्मीकि कहते हैं कि सिनेमा जगत ने सुशांत सिंह के न्याय के लिए जिस तरह से आवाज उठाई, उस तरह से हाँ। संदीप नाहर के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको ये बता दूं कि सिनेमा जगत में सुशांत सिंह से के न्याय के लिए आवाज उठाने वाले लोग शायद सिनेमा जगत से थे ही नहीं। वो बॉट्स थे। आप उनके हैंडल चेक करें तो मुंबई पुलिस ने इस पे रिसर्च भी की थी कि कौन कहाँ से क्या ट्वीट कर रहा था। जो लोग सुशांत से वाकिफ थे, जो उसके दोस्त थे, मित्र थे, जो लोग उसके जीवन में थे, उनमें से बहुत ही कम आगे आके उन्होंने पब्लिक में कुछ भी कहा हो। पर वो एक बहुत ही अजीब दौर था जहां मुझे लगता है बहुत सारे चैनल्स को रियलिटी टीवी का एक ऑल्टरनेटिव मिल गया, जहां उन्हें कैप्टिव ऑडियंस मिल गई जिसको वो कुछ भी जहर पिलाते रहे और वो पीते गए, इस हद तक कि उन्होंने ये मान लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला हर इंसान ड्रग्स की चपेट में है, नशे की चपेट में है। और फिल्म इंडस्ट्री किसी के न्याय के लिए आवाज उठाई, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ था नहीं। ये एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड कैंपेन था, और इस पे आप जितनी रिसर्च करेंगे सच सामने आता ही जाएगा। अगला सवाल सुजीत कुमार का है। वे चाहते हैं, मेरे जहन में सवाल है कि क्या ऋचा जी सावित्री बाई फुले का रोल निभा सकती हैं? मेरी इच्छा है कि आप सावित्री बाई फुले का किरदार निभाएं। बिल्कुल ऑनेस्टली कहूँ तो अगर मैं कभी सावित्रीबाई फुले पे पिक्चर बनाऊंगी तो मैं उसको प्रोड्यूस करूंगी, और बहुत ही दमदार किसी महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद करूंगी, जो इस रोल के साथ पूरी जस्टिस कर सकें और जिसको पूरी तरह से निखार सकें। ये मैं चाहूंगी। जरूरी नहीं कि हर फिल्म में मैं एक्टिंग करूं, कुछ कहानियां हम बस कहानियां कहने के लिए भी कह सकते हैं। पवन कल्याण कहते हैं, आपने मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म से कितने की मेहनताना ली थी? ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, ना भी चाहे तो कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बस इतना कह दूं कि मैंने मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म का हिस्सा बनने के लिए ऑलमोस्ट नथिंग चार्ज किया था, क्योंकि वो एक मेरा पैशन प्रोजेक्ट था। और मैं किसी भी तरह से इससे आर्थिक फायदा नहीं उठाना चाहती थी। फिगर डिस्क्लोज करना थोड़ा सा अनप्रोफेशनल रहेगा प्रोडक्शन हाउस के प्रति, पर ये बिल्कुल जग जाहिर बात है कि उस फिल्म के लिए बहुत बड़े बड़े नामों को कंसिडर किया जा रहा था, और मुझे लग रहा था वो गलत होगा, क्योंकि उनको या तो हिंदी नहीं बोलनी आती थी, या वो मतलब ठीक नहीं था वो जो भी हो रहा था। वो कास्टिंग किसी अलग दिशा में जा रही थी, किसी अलग वजह से हो रही थी। तो बस ऑलमोस्ट नथिंग आप अपने दिमाग में लगा लीजिए कितना हो सकता है, वही लिया था। डॉक्टर प्रभात का अगला सवाल है कि क्या बॉलीवुड में कभी बाबा साहेब के सपनों जैसा बन पाएगा, जैसे उनके विचार थे? क्या बॉलीवुड कभी उस तरह से बन पाएगा? बॉलीवुड की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं। जिस दिन देश उनके विचारों के हिसाब से बन पाएगा, जिस दिन हम सब संविधान की इज्जत कर सकेंगे, जिस दिन हम सब अपने अधिकारों को समझेंगे, हम ये जानेंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा छल किया जाता है, हमें जातियों में बांट कर उसी जात पे
बार बार वोट मांगकर उसी तरह से सोसाइटी को डिवाइड कर कर जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो बॉलीवुड ही क्या पूरा देश बदल जाएगा। और मुझे लगता है ये हमारा एक मतलब मैं इस दिशा में बहुत सारा काम करना चाहती हूँ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और जिस चीज को हमें बताया गया है कि हम इस वजह से पीछे हैं, उसको हम नकारें और हम आगे बढ़ें। और मैं ये देखिए, ये दलित हिस्ट्री मंथ है। इसकी रचना इसलिए की गई है ताकि मेरे जैसे सावर्ण अपर कास्ट लोग इस मुद्दे के बारे में, इस विषय के बारे में ज्यादा जान सकें, घर परिवार वालों से मुश्किल सवाल पूछ सकें, फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग चीजें चेंज करने के लिए पहल कर सकें। तो आ, मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल मैं इस दिशा में कुछ भी कर पाई बतौर फिल्म के, और आगे भी जो भी मैं अपना एक्टिविज्म कंटिन्यू करूंगी। अ, बिल्कुल हम बॉलीवुड, अगर आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब देना हो, बॉलीवुड बिल्कुल उनके सपनों के हिसाब से बन पाएगा। मैं आपसे चाहूंगी कि जब भी आप इस मुद्दे पे, इस इशू पे, इस समुदाय से आने वाले किसी आर्ट को देखें, चाहे वो गाना हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई पोइट्री हो, उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चाहे वो एक उड़िया रैपर हो जो गांव से अपने रैप के वीडियोस बना जी। रहा है, चाहे वो धारावी का कोई म्यूजिशियन हो, आप उनको सपोर्ट करें। ये पुराने दिनों की तरह नहीं है कि राजा रानी की पेट्रोनेज से आर्ट चलेगा। आज आपके हाथ में पावर है। आप यूट्यूब पे देखें, आप मूक नायक को सपोर्ट करें, आप मीना को सपोर्ट करें। मीना जिन लोगों को आगे जाके मेंटोर कर सकती है, आप उनको सपोर्ट करें। ऐसे ही तो बदलाव आएगा। हमें अगर एक मूवमेंट बनानी है, एक आंदोलन बनाना है, तो उसमें हम सबको हिस्सेदार बनना होगा। और मेरा सच में अपनी इंडस्ट्री और देश के लिए यही सपना है। शुक्रिया मैम। आपने अभी एक बात कही कि अ, मैं सवाल वो भूल गई हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। आपने जो फ़िल्म अभी की थी, क्या इस जी। तरह की फ़िल्में आप आगे भी करना चाहेंगी? क्योंकि इस फ़िल्म में आपने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, बहुत सारे लोगों की आपत्ति झेली है। तो क्या इस तरह की फ़िल्में आप आगे करना चाहेंगी और अगर करेंगी तो किन बातों का ध्यान रखेंगी? देखिए, अगर मैं आगे कोई, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव इशू, उस पे हुँ, अगर मैं आगे काम करूंगी, तो मैं बतौर प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व होना चाहूंगी, क्योंकि फिर मेरे हाथ में थोड़ा क्रिएटिव कंट्रोल होगा, जो कि फिलहाल नहीं है। बतौर एक्टर नहीं मिलता आपको वो क्रिएटिव कंट्रोल, लाइन चेंज करने के लिए, डायलॉग चेंज करने के लिए, कहानी चेंज करने के लिए, एडिट के लिए। तो मैं जरूर बतौर प्रोड्यूसर, चाहे वो ईपी क्यों ना हो, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्रेडिट क्यों ना लूं, मैं जरूर थोड़ा ज्यादा क्रिएटिवली इन्वॉल्व होना पसंद करूंगी। वरना अ, मेरी इस फिल्म को करने की एक ही वजह थी, उसमें मटेरियल कुछ नहीं था, बट कि मैं चाहती थी कि एक दलित लीडर की कहानी मेन स्ट्रीम में आए और लोग देखें कि मेन स्ट्रीम स्टूडियो को एक इंडी एक्ट्रेस साइन करने के बाद एक मेन स्ट्रीम स्टूडियो, मेन स्ट्रीम डायरेक्टर ने इस मुद्दे पे फिल्म बनाई, फ्लॉड फिल्म बनाई। पोस्टर घटिया था, जो भी एडिट अच्छा नहीं लगा, फिल्म की क्रिटिसिज्म हो, जो भी हो, एक हमने एक एंट्री मारी है, हमने एक अपना फुट इन द डोर दिया है। अब हम चाहेंगे कि मेन स्ट्रीम में ऐसी और फिल्में आए, तो यहाँ पे भी तो काला बननी चाहिए, बॉलीवुड में भी बननी चाहिए ना काला। पार बिल्कुल। रंजीत जैसी एक आवाज है जो साउथ से आती है, जो रजनीकांत को हायर करती है, और वो एक जो फिल्म है उसमें सिर्फ मनुवादी मीडिया, ब्राह्मणवाद पे चोट नहीं की, उन्होंने हर चीज को एक न एक तरीके से डील किया है, चाहे वो हुँ, कम्युनलिज्म का इशू हो, जेंडर का इशू हो। तो ऐसी आवाज यहाँ से भी आनी चाहिए, इसलिए मेन स्ट्रीम में पहल करने की जरूरत है। बिल्कुल। अभी जो सवाल भूल गई थी वो आपकी ही बात से मुझे मेरे ज़हन में आया था। आपने दलित हिस्ट्री मंथ की बात की थी। तो क्या बॉलीवुड में या सिनेमा जगत में क्या इस मंथ में कुछ तैयारी होती है या किसी तरह से मनाया जाता है? वहाँ पे भी कोई सेलिब्रेशन होता है इसके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता इनको पता भी होगा। मैं अपने आप को बॉलीवुड के फ्रिंजेस पे मानती हूँ। आ, और मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे पक्का विश्वास है कि नहीं, किसी को नहीं पता होगा। और मैं और अली बैठ के हमने कुछ एक प्लेलिस्ट सी बनाई थी दलित हिस्ट्री मंथ की, जो मैंने आपको बताया, 2 फिल्में जो मैंने देखी, मंडेला, परियारम,
पेरुमल। और एक गाना भी मैंने आपको शायद भेजा था मीना व्हाट्सएप पे, तमिल गाना है ती करके, विच इज ऑल्सो एंटी कास्ट सॉन्ग। वो एक ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अ, अगर मैं इसके बारे में बात करूं और मैं इसके बारे में सोशल मीडिया पे कुछ आर्ट शेयर करना शुरू करूं, तो हो सकता है 4 और लोगों को पता चले और उससे 4 और लोगों को पता चले। इसी तरह से ये मंथ इसलिए क्रिएट किया गया है कि लोगों में अवेयरनेस हो। तो अवेयरनेस लाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। जहां तक मुझे फिलहाल का पता है, जो मेन बिग प्लेयर्स हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होगा। सॉरी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऋचा चड्ढा थी और इन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से आपके लगभग सभी सवालों का जवाब दिया, और आपने जितने सवाल पूछे मैंने कोशिश की सभी सवालों उनके सामने रखने की, और फिल्म में जितनी भी आपत्तियां जताई गई थी पोस्टर को लेकर, फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर, वो सवाल भी मैंने कोशिश की कि ऋचा जी से पूछे जाएं। तो द मूक नायक पर बने रहिए। मैं हूं मीना कोटवाल।